हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इधर। आज का सेशन आप लोगों का असेसमेंट फॉर लर्निंग का, देखिए फर्स्ट यूनिट में आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। आज का हम इस क्लास के अंदर असेसमेंट फॉर लर्निंग की, मैंने क्या कहा, असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट 3 स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग के साथ, क्योंकि यूनिट 3 बेहद ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोगों को एक तरीके से यूनिट वाइज आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। आई होप कि आप लोगों को सभी चीज़ें क्लियर हैं, तो एक बार ज़रूर बताएंगे सभी के सभी, ठीक है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग की यूनिट 3 हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि यूनिट 3 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले तो उसके अंदर देखो यूनिट का नाम ही क्या है, न्यू ट्रेंड्स। क्या है? न्यू ट्रेंड्स। और ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन असेसमेंट। आप सभी को पता है कि पहले इस तरीके से आकलन नहीं किया जाता था बच्चों का, तो अब कुछ नया ट्रेंड आया है आप लोगों का असेसमेंट करने के अंदर। और असेसमेंट क्या होता है आप लोगों का? आकलन, ठीक है भाई। नया चलन क्या है आप लोगों का, नया तरीका क्या है जिससे कि आप लोग बच्चों का आकलन करोगे। तो न्यू ट्रेंड्स की बात की जाए तो देखो, आपका पहले जो ट्रेडिशनल एजुकेशन थी, ये ट्रेडिशनल आप लोगों को पढ़ाया जाता था पहले की तरह, ठीक है। ट्रेडिशनली मीन्स क्या होता है, आप लोगों का पहले जो पढ़ाया जाता था वहां पे जस्ट आप लोगों का पेन पेपर टेस्ट लिया जाता था। क्या लिया जाता था? पेन पेपर टेस्ट लिया जाता था, ये आप सभी लोग जानते हैं। रिटन एग्जामिनेशन होता था आप लोगों का, ठीक है। और वहां से जो बच्चे ने स्कोर किया है उसी स्कोर के बेसिस पर उसको रिजल्ट दे दिया था। अब ट्रेडिशनल की जगह आपका आ गया है मॉडर्न, मॉडर्न तरीका या मॉडर्न एजुकेशन आप लोग बोल सकते हैं। और इस मॉडर्न एजुकेशन से मतलब है कि आप लोगों को अब पेन पेपर टेस्ट नहीं, अब आप लोगों का यहाँ पर अलग अलग तरीके से आकलन किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का देखो, पेन पेपर टेस्ट जो रिटन एग्जाम होता था वो आपका एनुअली होता था पहले। और एनुअली का मतलब क्या है? वार्षिक। कैसा होता था? वार्षिक रूप से, मीन्स के साल में एक बार पेपर लेना। पर अब जब आप लोगों का सिस्टम नया बन रहा है, नई नई चीजें आ रही हैं, तो आप लोगों का सेमिस्टर सिस्टम आ गया। क्या आ गया? सेमिस्टर सिस्टम। मीन्स कि आपका, अब इसको भी मैं आपका एक एक चीजें बताऊंगी, ठीक है। क्रेडिट सिस्टम आ गया। कौन सा आ गया? क्रेडिट सिस्टम। फिर क्रेडिट के साथ साथ आपका ग्रेडिंग पैटर्न भी आ गया। और ग्रेडिंग आप सभी लोग जानते हैं, ग्रेड करना। ग्रेड मीन्स कि A प्लस A या B ऐसे नंबर आप लोगों को ऐसे ग्रेड देना स्टूडेंट्स को, राइट। आप सभी लोग इसी बात से एग्री हैं। तो देखिए, जब इतनी सारी चीजें आई आप लोगों की, अब ट्रेडिशनल पहले सिर्फ साल में एक बार पेपर लिया जा रहा था, उसके अंदर आप लोगों का रिटन एग्जाम होता था। जब सभी चीजें डाइवर्ट हो गई, चेंज हो गई, तो आप लोगों का अब की बार मॉडर्न तरीके से पेपर लिया जाता है, आप लोगों का आकलन किया जाता है। तो हम इस यूनिट के अंदर हम लोग यही बात करने वाले हैं, सेमेस्टर सिस्टम क्या होता है, ग्रेडिंग पैटर्न क्या होता है, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम क्या है आप लोगों का, ठीक है। आप लोगों का इसके अंदर क्वेश्चन बैंक क्या होता है, क्वेश्चन बैंक का क्या मतलब है। क्वेश्चन बैंक के साथ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, आप लोग जानते हैं कि अब एग्जाम ऑनलाइन लिया जा रहा है, तो नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है आप लोगों के साथ, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ओपन बुक टेस्ट है, तो मैं आप लोगों को एक जगह लिख ही देती हूँ कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला आप लोगों का सेमिस्टर सिस्टम, राइट। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अपना यहाँ पे ग्रेडिंग पैटर्न, की ग्रेड किया जाता है, ठीक है। ग्रेडिंग पैटर्न या ग्रेडिंग सिस्टम आप लोग बोल सकते हो। ग्रेडिंग पैटर्न के साथ साथ ग्रेडिंग के बाद क्रेडिट सिस्टम। कौन सा? क्रेडिट सिस्टम। क्रेडिट सिस्टम के बाद आप लोगों का है ओपन बुक सिस्टम। यहाँ पर मतलब कि ये नए नए इश्यूज बता रही हूँ, नए नए तरीके बता रही हूँ जो अब के टाइम पर न्यू एजुकेशन या मॉडर्न एजुकेशन के अंदर ये पैटर्न्स यूज किए जाते हैं। ओपन बुक सिस्टम, राइट। उसके बाद आप लोगों का इसके अंदर आ जाएगा क्वेश्चन बैंक, यूज किया जाता है। यस, बिल्कुल, इसको भी मैं बताऊंगी आप लोगों को, एक एक चीजें करके डिस्कस करते चलेंगे, क्योंकि यहीं से आप लोगों का क्वेश्चन निकलना है, यहीं से आप लोगों का क्वेश्चन निकलना है, ठीक है। अब आप लोगों का इसके साथ साथ एक है आपका क्रेडिट बेस्ड सिस्टम हो गया यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ऑनलाइन
एग्जामिनेशन या ऑनलाइन एग्जाम आप लोग बोल सकते हैं, ये सिस्टम भी आप लोगों का आ चुका है। साथ ही में आपके एग्जाम के साथ फ्लेक्सिबिलिटी क्या आई है ये भी हम लोग पढ़ेंगे। लचीलापन क्या आया है, लचीलापन क्या आया है आपके एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर, ठीक है। उसी के साथ साथ जब एग्जाम लिया जाता है तो आप लोगों को डायग्नोस किया जाता है, निदानात्मक क्या होता है, ठीक है, निदानात्मक क्या होता है। डायग्नोस्टिक के साथ साथ रेमिडियल टीचिंग आप लोगों का, रेमिडियल मीन्स क्या होता है, उपचारात्मक क्या होता है। यहाँ पर इतनी सारी चीजें आप लोगों को डिस्कस करनी है, ठीक है, इतनी सारी चीजें आप लोगों को आप लोगों को डिस्कस करनी है और पढ़ना है इस यूनिट के अंदर। तो ये सभी चीजें आप लोगों की यूनिट 3 का पार्ट है, हिस्सा है। तो हम लोग इतनी एक एक चीजें डिस्कस करते चलेंगे और एक एक चीजों को बिल्कुल क्लियर कट समझेंगे कि आप लोग इसके अंदर क्या क्या लिख सकते हो। और लास्ट में आप लोगों का इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है यूनिट 3 में वो है ICT, जहाँ से क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। ICT के साथ साथ E-लर्निंग आ गया आप लोगों का, ये भी आपको इसी में ही करना है, ठीक है। और आकलन करते हो तो उसके अंदर आप लोगों को क्या क्या कॉजेज और इश्यूज देखने पड़ते हैं, तो वो भी हम लोग इसी में डिस्कस करेंगे। तो आपको एक ब्रीफ मिल रहा है कि हम इस यूनिट में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया आप सभी को, इतना बातें क्लियर है सभी को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना पहले टॉपिक के साथ, सेमेस्टर सिस्टम के साथ, ठीक है। पहला ही हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेमेस्टर सिस्टम के साथ कि सेमेस्टर सिस्टम होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या बातें कही गई हैं। क्लियर है सभी को इतना? चलिए वेरी गुड। एक एक टॉपिक को समझेंगे, कोई ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, सभी को छोटे छोटे से चीज़ें आपको क्लियर करा दी जाएंगी, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि सेमेस्टर सिस्टम होता क्या है। एक सेकेंड वेट कीजिए, ठीक है। आप लोगों का सेमेस्टर, चलिए पहला टॉपिक है आपका सेमेस्टर सिस्टम। अब ये सेमेस्टर सिस्टम मैंने आपको क्या बताया, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, 6 माह ही बोल सकते हो, ठीक है, या फिर आप लोग इसे बोल सकते हो इसके अंदर। देखिए सेमेस्टर क्या होता है, जो आप लोगों का 6 मंथ्स का पीरियड होता है। 6 मंथ्स मीन्स 6 महीने का जो पीरियड होता है, उसी को ही कहा जाता है आप लोगों का यहाँ पर सेमेस्टर। 6 मंथली आप लोग इसे बोल सकते हैं, 6 मंथली आप लोग इसे बोल सकते हैं। अब आप खुद बताइए आपके एक साल में कितने मंथ होते हैं, तो 12 महीने होते हैं। 6 महीने का अगर एक पीरियड है तो आपके साल में कितने पीरियड हो गए, तो ये आप लोगों के 2 पीरियड्स इन अ, ये 2 पेपर्स या 2 पीरियड्स इन अ ईयर माना जाता है। 6 + 6 का हमारे ये 12 मंथ्स काउंट हो जाते हैं। तो 2 पीरियड आप लोगों के सेमेस्टर सिस्टम के अंदर आते हैं 6-6 महीने के ईच। तो ये आप लोगों ने सुना होगा, आपको हम इसे और किस नेम से भी जानते हैं, हाफ ईयरली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हाफ ईयरली, इसका मतलब क्या है, देखो ईयरली 12 महीने के, तो उसे हाफ कर दे तो 6-6 महीने के गैप में जब आप लोगों के पेपर होते हैं तो उसे सेमेस्टर सिस्टम कहा जाता है। अब इस सेमेस्टर सिस्टम में हाफ ईयरली के अंदर आपका पूरा सिलेबस तो नहीं हो पाता है 6 महीने में, तो भाई जितना पेपर है आपके, ये हाफ बुक जितनी भी हो जाती है उतनी आप लोगों की इसके अंदर पूछी जाती है। इसकी यहाँ पर आप लोगों का यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंस, एडवांटेजेस, ये सभी चीज़ें इसके अंदर गिवन है, तो इसको समझेंगे। आप लोगों को आ जाए कि न्यू इश्यूज क्या है, ये न्यू ट्रेंड क्या है, आप लोग आकलन कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आप ये सभी बातें को डिस्कस करोगे कि सेमेस्टर सिस्टम आता है एक न्यू ट्रेंड के अंदर, ग्रेडिंग पैटर्न आता है, आप लोगों को क्रेडिट बेस्ड सिस्टम आता है, और जनरली आप लोगों से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम, व्हाट डू यू मीन बाय सेमेस्टर सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, उसके लाभ और उसके यहाँ पर हानि को एक्सप्लेन करो। तो आप लोगों के साथ मैंने बेसिकली बताया कि सेमेस्टर सिस्टम क्या है। सेमेस्टर आपका 6 महीने का होता है, हाफ ईयरली बोल सकते हो आप इसे। एक साल में 2 पीरियड काउंट किए जाते हैं आप लोगों के सेमेस्टर सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब हम लोग इसकी बात करें कि भाई क्यों, क्या क्या इसके लाभ हैं या क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, इसके मैं आप लोगों को बताऊं। ये आप लोगों की यूनिट 3 की पहली क्लासेस ले आप लोगों को मैंने पूरा थोड़ा बहुत जिस्ट में, ब्रीफ में बताया कि हम क्या पढ़ेंगे और पहला टॉपिक स्टार्ट किया है।
इसकी लाभ हम लोग देखें, पहला खुद से पढ़ेंगे, खुद से बुकिश लैंग्वेज को रटना नहीं है। हम बार बार आप लोगों को बस ऐसे ही बताने का मेरा मोटिव रहता है कि आप लोग खुद से समझो, अब खुद सोचो, जरा सा दिमाग लगाओ। जब 6 महीने का पेपर होगा, 6 महीने के अंदर एक पेपर होगा, तो ये आप लोगों के अंदर पहले से पता है कि यार देखो अप्रैल में आप लोगों का सेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, फिर आपके 6 महीने बाद आपका पेपर होना है, फिर दोबारा से 6 महीने बाद आप लोगों का पेपर होना है। तो उसका मतलब क्या है कि आप लोगों के अंदर रेगुलर स्टडी हैबिट्स डेवलप होंगी या नहीं होंगी, खुद से बताओ। जैसे कि हमारा बीएड का एग्जाम होता है, हम साल में एक बार पढ़ते हैं, तो उसका कहने का मतलब क्या है कि हमें साल में अंत में पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर ये नहीं पता होता कि भाई पहले से पढ़ लें या पहले इतना पढ़ना है, हमारे अंदर वो रेगुलर स्टडी हैबिट्स नहीं होती है। अगर आप लोगों के साथ अगर कॉलेज में देखा जाए, बीकॉम बीए जो भी आप लोग करते हो ग्रेजुएशन टाइम पे, तो आप लोग के 6 महीने में होते हैं, तो आप लोग के अंदर एक रेगुलर हैबिट चली जाती है, ठीक है। हमें प्रतिदिन पढ़ना है, हर रोज पढ़ना है, ठीक है, प्रतिदिन पढ़ने की आदत बन जाती है। तो ये पॉइंट भी आप लोग इसे लिख सकते हैं। बताइए, बेसिक पॉइंट बताया मैंने आप लोगों को, ठीक है। अब जब देखो खुद बताओ, जब आप लोग रेगुलर पढ़ोगे, आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे, तो आपके जो अंत में पेपर होगा, एंड टाइम पे कोई आपके ऊपर लोड पड़ेगा कि भाई मुझे अब इतना सारा पढ़ना है, जैसे कि बीएड में पढ़ जाता है, नहीं पड़ेगा ना। तो ये आप लोगों का लोड को रिड्यूस कर देता है। क्या कर देता है? रिड्यूसेस द लोड ऑन द स्टूडेंट्स। जो भार स्टूडेंट्स के ऊपर पड़ने वाला है उसको कम कर देता है, ठीक है, रिड्यूस कर देता है स्टूडेंट्स के ऊपर से। समझ में आया? और बच्चों के अंदर रेगुलर पढ़ने की हैबिट्स को डालता है। बेसिक पॉइंट बता रही हूँ, उस एक को एक से दूसरे से लिंक करते चलो सभी के सभी, ठीक है, एक को दूसरे से लिंक करते चलो सभी के सभी। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें और क्या क्या पढ़ सकता है। देखो आप लोग जैसे बीएड के एग्जाम देते हो, तो बीएड में आप लोग पूरे साल खाली हो, फॉर्म भर दिया, चलो फिर लास्ट में पेपर देना है तो दे देंगे, जब होगा लास्ट में देखेंगे। पर ये जो हमारे 6 मंथ्स में हमारे कॉन्टिन्यूसली होते रहते हैं रेगुलर, तो हमारे अंदर उसके अंदर क्या समझ में आ गया, स्टूडेंट्स को बिजी रखता है। स्टूडेंट्स कीप बिजी, ठीक है, स्टूडेंट्स कीप बिजी इन स्टडी। मतलब क्या है, जो स्टूडेंट्स हैं मतलब कि वो यहाँ पर बिजी रहते हैं अपने पूरा पढ़ने के अंदर, कि अब मुझे कैसे बिजी रहेंगे, अब मुझे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं या फिर इसके असाइनमेंट्स पूरे करने हैं मुझे, ठीक है, असाइनमेंट्स को बनाना है, हमें यहाँ पर अपना पेपर या टेस्ट देना है, क्लास टेस्ट देने हैं। तो यहाँ पर बच्चे ना डेली जब पढ़ेंगे तो वो बिजी रहेंगे, ठीक है, काम में व्यस्त रहेंगे, ठीक है, काम के अंदर व्यस्त रहेंगे बच्चे पढ़ने के अंदर। समझ में आ गया? 4th पॉइंट आप बताइए कि एडवांटेजेस के अंदर आप लोग और क्या लिख सकते हैं। आप खुद बताइए, जब बच्चा यहाँ पर रेगुलर पढ़ रहा होगा तो उसके इम्प्रूवमेंट होगी यहाँ पे पढ़ाई में या नहीं, परफॉर्मेंस में नहीं, ठीक है। स्टूडेंट्स कीप इम्प्रूविंग इन देयर परफॉर्मेंस, तो इम्प्रूवमेंट आप लोग लिख सकते हो, इम्प्रूवमेंट इन देयर परफॉर्मेंस कैन बी सीन, इम्प्रूवमेंट इन देयर परफॉर्मेंस कैन बी सीन। मतलब क्या है इसका, आप लोगों के अंदर उसकी बढ़ोतरी, उसकी जो परफॉर्मेंस थी उसके अंदर बढ़ोतरी दिख सकती है बच्चों की, जब बच्चा रेगुलर पढ़ रहा है, एक बीच में इतना बड़ा टाइम गैप नहीं आ रहा है कि मैं साल के बाद पढ़ूंगा, तो बच्चे की परफॉर्मेंस के अंदर इंप्रूवमेंट आप लोगों को दिख सकती है। क्या आप लोग सहमत हैं? ठीक है, बच्चा यहाँ पर वेरियस पार्ट्स के बारे में अवेयर रहेगा कि भाई इस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक के कितने चैप्टर्स हैं, तो बच्चा यहाँ पे जागरूक भी रहता है अपनी स्टडी को लेकर, राइट। समझ में आ गया? ये आप लोगों का इसके अंदर कॉन्टिन्यूअस लर्निंग होती है। जैसे आप लोग कैसे भी लिख सकते हो, देखो आप लोग वो रेगुलर पढ़ रहे हो तो एक ही लाइन को दोबारा घुमा के भी लिख सकते हो, तो कॉन्टिन्यूअस लर्निंग एंड इवेल्युएशन इज देयर। मतलब क्या है कि आपका यहाँ पे लगातार लर्निंग होती है, निरंतर अधिगम होता है आप लोगों के अंदर, निरंतर
अधिगम होता है आप लोगों के अंदर, और आप लोगों का मूल्यांकन भी लगातार होता है। ठीक है, मूल्यांकन भी लगातार होता है, जिससे कि आप लोग ये देख सकते हो कि आप लोगों के अंदर कितना परफॉर्मेंस में कितनी कमी रह रही है, क्या चीज गलतियां हैं, तो आप लोग उसको दोहरा सकते हो। उसके अंदर आप लोगों को रेमेडियल मेजर्स भी टाइम टू टाइम मिल जाते हैं। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर आप लोगों की जो परफॉर्मेंस है लास्ट में नहीं देखी जाती है, उससे पहले ही आप लोगों का जज कर लिया जाता है। तो ये आप लोगों को ग्रेटर फ्रीडम देता है कि आप लोग अलग अलग कोर्सेज को पढ़ सकते हो, अलग अलग चीजों को पढ़ सकते हो। तो आप लोगों के अंदर इसके अंदर फ्रीडम मिल जाती है, इसके अंदर आपके बर्डन को कम किया जाता है, राइट। और आप लोगों का ये सेमेस्टर सिस्टम जो है, स्टूडेंट्स आर ऑल द टाइम अटैच्ड विद स्टडीज। तो ये भी पॉइंट लिख सकते हो, जब रेगुलर पढ़ेगा बच्चा तो स्टूडेंट्स आर all the time attached with their studies, right? और ये सभी को लोग जानते हैं कि बच्चों के लिए स्टडी या पढ़ना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके साथ ही आकर्षित रहना, उसके साथ ही जुड़े रहना। बच्चा जब पढ़ाई के साथ जुड़ा रहता है तो बच्चे के अंदर बहुत सा डेवलपमेंट होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं, राइट। अब देखिए, ये बच्चे के फ्यूचर के लिए अच्छा है। यहाँ पर बच्चा लास्ट में एक बार ना पढ़ के अगर वो कॉन्टिन्यूस रखेगा अपनी स्टडी को, तो उसके अंदर बेटरमेंट भी होगा और वो उसके फ्यूचर एस्पेक्ट के लिए भी अच्छा है। तो इट इज गुड फॉर their future career, राइट। उसके यहाँ पर करियर के लिए जो आगे उसके करियर ऑप्शंस हैं उसके लिए भी बहुत बेहतर रहता है, क्योंकि उसको पता है कि भाई मुझे अब मेरा किस चीज़ में इंटरेस्ट बन रहा है। तो बच्चे का स्टडीज़ के अंदर कंटिन्यूस पढ़ता रहेगा तो उसका इंटरेस्ट बनेगा। तो आप ये भी पॉइंट लिख सकते हो। तो बच्चे के अंदर इंटरेस्ट, स्टडीज़ के लिए इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो मैंने आप लोगों को 7 से 8 पॉइंट बताए हैं कि जो आप लोग उसके एडवांटेजेस के अंदर मैंशन कर सकते हो। ठीक है, बेसिक से हम लोग इसके पर आए कि अब इसके कौन कौन सी डिसएडवांटेजेस हैं, इसके अंदर कौन कौन सी डिसएडवांटेजेस हैं, मतलब कि हानि कौन कौन सी हैं इसकी। अब देखो, अभी तक तो हमने इसकी अच्छी अच्छी बातें पढ़ी कि बच्चा कॉन्टिन्यूस पढ़ता रहता है, उसका इंप्रूवमेंट होती रहती है, वो स्टडीज के साथ कनेक्टेड रहता है, गैप नहीं आता है, लोड कम हो जाता है, बच्चे के अंदर हम बढ़ोतरी देख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग रेगुलर स्टडी की हैबिट डल जाती है उसके अंदर। तो ये सारे हमने अच्छे पॉइंट्स पढ़े कि इस सिस्टम के साथ हम लोग जाना चाहते थे, बिल्कुल। अब देखिए डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती है। बच्चे को जो सिस्टम है यहाँ पर, ये इनएडिक्वेट है ये आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों की जो क्लासेस हैं देखो जुलाई में स्टार्ट होती हैं, एडमिशन आपके चलते रहते हैं अगस्त तक, ये सभी लोग जानते हैं। और ये आप लोगों के बच्चों के लिए देखो एक प्रॉपर स्टार्टिंग नहीं होती है। तो आप लोगों का जो एग्जाम होता है, फर्स्ट एग्जाम देखें तो लगभग आप लोगों का यहाँ पर सितंबर के अराउंड, सितंबर अक्टूबर में लिया जाता है। तो बच्चों को प्रॉपर स्टडी नहीं मिल पाती है उस 6 महीने के लिए। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया आप लोगों का। अब देखो टाइम की कमी रहती है 6 महीने का, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि आप लोगों के जुलाई में पेपर, वैसे एक्चुअली तो जुलाई में, अप्रैल में पेपर खत्म होते हैं आपके, फिर उसके बाद फिर आपके जुलाई में पेपर जुलाई में एडमिशन होना स्टार्ट होता है, अगस्त तक एडमिशन चलते हैं आप लोगों के। ठीक है, अगस्त तक एडमिशन चलते हैं, फिर आपके 6 महीने बताओ कब होंगे पूरे। तो अक्टूबर नवंबर के अराउंड आपके 6 महीने हो जाएंगे, फिर नवंबर आपका, वैसे तो देखा जाए सितंबर अक्टूबर। तो बताओ कि बच्चा यहाँ पर 1 से 2 महीने के अंदर वो 6 महीने वाला पेपर कर लेगा? नहीं कर पाएगा ना। तो इसमें देखो, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, समय की कमी की वजह से, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम students don't understand, student don't understand many chapters। ठीक है, समय की कमी होने के कारण, समय की कमी होने के कारण देखो आप लोगों को खुद दिख रहा है कि यहाँ पे 6 महीने का गैप नहीं मिल पा रहा है बच्चे को, होने के कारण बच्चे बहुत से चैप्टर्स समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लेना कि बच्चे जो हैं बहुत से चैप्टर्स नहीं समझ पाते हैं। अब आप लोग खुद जानते हैं कि हर एक बच्चा
हर एक बच्चा सिमिलर नहीं होता कि आपको मैंने कुछ समझाया, अब किसी को वो 2 बार वीडियो देखेगा या 2 बार उसको समझने में टाइम लग जाएगा कि इसमें क्या बताया जा रहा है, ठीक है। पर इसका मतलब क्या है, हर एक बच्चा सेम नहीं है, तो हर एक बच्चे की अपनी एक कैपेबिलिटी है, हर एक क्षमता है। कोई होते हैं कि जल्दी कोप अप कर लेता है कि 2 महीने में सब कुछ पढ़ लेंगे, पर कुछ होते हैं कि उन्हें टाइम चाहिए होता है, हर एक चीज को समझने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो वही है कि अगर समय नहीं होगा प्रॉपर तो बच्चा उसको नहीं कर पाएगा। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। उन बच्चों को देखो अब टाइम नहीं है, उनका खुद की रेगुलर क्लास तो हो नहीं पा रही है, तो क्या बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस दी पाएंगी? नहीं दी जा सकती। तो नो एक्स्ट्रा क्लासेस विल बी गिवन या नो एक्स्ट्रा क्लासेस विल बी गिवन। क्यों नहीं दी जाती? ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। अब मैं खुद ही बना रही हूँ ये आप लोगों के लिए कि जो आप इजी और बेसिक पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है। रटने की कोई जरूरत नहीं है कि बच्चों को यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं दी जाती हैं, क्योंकि ये डिफिकल्ट हो जाता है टीचर्स के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस को कंडक्ट करना, क्योंकि उनके पास समय की बहुत ज्यादा कमी होती है। समझ में आया? समझ में आ गया? यहाँ पर अब बच्चा क्या है, यहाँ पर बच्चे का नैरो पर्सपेक्टिव बनता चला जाता है, क्योंकि उसके ऊपर एक लोड पड़ जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इट इंक्रीजेस प्रेशर ऑन स्टूडेंट्स माइंड। बच्चों के दिमाग के ऊपर एक प्रेशर बन जाता है कि अब पेपर देना है, अब इतना पढ़ना है, इतना। तो उसकी वजह से अगर प्रेशर पड़ता है तो स्ट्रेस जो है, तनाव जो है वो भी बढ़ जाता है बच्चों के अंदर, ठीक है। ये अब जब आप खुद सोचो कि अब पेपर आने वाला है, मेरा इतना सारा कोर्स रहता है, मैं कैसे पढ़ूंगी, कैसे नहीं होगा, तो एग्जामिनेशन का जो प्रेशर है ना वो बच्चों को मेंटल डेवलपमेंट को वीक कर देता है स्ट्रेस की वजह से, तनाव के चक्कर में। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। और आप लोगों की इसी वजह से कम कल्चरल एक्टिविटीज हो पाती हैं, बच्चों के साथ प्रॉपर एक्टिविटीज कंडक्ट नहीं करवाई जाती हैं। तो ये एक हानि बन जाती है आप लोगों के लिए जब आप लोगों का सेमेस्टर सिस्टम होता है। अब जब हम लोग ये बता ही रही हूँ कि आप लोगों का ये सेमेस्टर सिस्टम की, तो देखो इसके अंदर एक कल्चरल की एक्टिविटीज, नो कल्चरल एक्टिविटीज कैन बी सीन इन द क्लास। No cultural activities is there in the class या no cultural activities conducted in the class, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ पर कोई भी कल्चरल जो सांस्कृतिक एक्टिविटीज हैं, गतिविधियां हैं, वो कंडक्ट नहीं करवाई जाती हैं। सिर्फ बस टीचर के माइंड में ये होता है कि भाई मुझे सिलेबस पूरा करना है, करिकुलम को पूरा करना है, तो इस वजह से वो उसकी कमी रह जाती है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि उनको एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं दे पाती हैं। अब बच्चा क्या करता है, जो सेमेस्टर सिस्टम है कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव पड़ता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बियर नहीं कर पाते हैं एक्सपेंसेस, और वो अपनी स्टडीज को कंटिन्यू नहीं कर पाते, क्योंकि आपको बुक्स लेनी होती हैं, स्कूल यूनिफॉर्म होता है, तो इसी वजह से बच्चा वहां पर उसको कंटिन्यू नहीं कर पाता है, ठीक है। और जो सेमेस्टर का कोर्स होता है वो बहुत छोटा होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। ये आपको मैं कुछ ना कुछ पॉइंट्स बताती जा रही हूँ। और आप लोग क्या लिख सकते हो कि बच्चे जो हैं अदर कल्चरल प्रोग्राम्स के अंदर दे डोंट पार्टिसिपेट ड्यू टू द ओवरलोड या ओवरबर्डन ऑन देयर शोल्डर्स। वो इन कल्चरल या को करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हम लोग लिख सकते हैं नो पार्टिसिपेशन is there in co-curricular activities by the students. No participation of student in co-curricular activities, आप ये ऐसे लिख लो, राइट। पॉइंट क्लियर हुआ कि बच्चों का कोई भी उनका सह-शैक्षिक गतिविधियों के अंदर भागीदारी नहीं देखी जाती है। बच्चों के सह-शैक्षिक गतिविधियों के अंदर कोई भागीदारी नहीं देखी जाती है बिकॉज ऑफ प्रेशर और ओवरबर्डन्ड ऑफ सिलेबस,
बच्चों का जो सिलेबस है उसकी वजह से, तनाव के चक्कर में और उसके ओवरबर्डन होने की वजह से बच्चों दूसरी एक्टिविटीज के अंदर पार्ट नहीं लेते हैं। तो ये भी एक हानि ही बन गई ना आप लोगों के लिए, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट बन गया है आप लोगों के लिए। तो ये बातें आप लोग ध्यान में रखेंगे कि कोई एक्स्ट्रा क्लासेस या कुछ नहीं लिया जाता है। बच्चों को एक यहाँ पे जैसे कि बोलते हैं ना कि जैसे कि बच्चों को एजुकेशन के ऊपर से वर्कलोड बढ़ जाता है, तो जो सेमेस्टर एग्जाम होता है वो क्या करता है, री इवेल्युएशन बार बार करना पड़ता है कि देखो अब गलतियां तो होंगी, अब यहाँ पर ये आपने जैसे तैसे पेपर दे दिया, ठीक है। अब टीचर्स के ऊपर क्या बर्डन पड़ता है कि टीचर्स को तो यहाँ पर ये तो ही नहीं कि सिर्फ एक बच्चे को पेपर चेक करना है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का, सपोज यहाँ पर 150 स्टूडेंट्स हैं तो इनका पेपर चेक करना होता है बच्चों का, और उन्हें टाइमली देना होता है, राइट, टाइमली देना होता है। अब वो टाइमली तो बच्चों का देखो कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो जाती है ना टीचर से जल्दबाजी में जब कोई काम करेंगे। तो एक ये भी पॉइंट आप लोग लिख सकते हो कि जल्दबाजी के चक्कर में बार बार री इवेल्युएशन करना पड़ता है टीचर को, बच्चों का दोबारा से पुनर्मूल्यांकन करना पड़ता है क्योंकि गलतियां काफी हो जाती हैं जल्दीबाजी में चेक करने में। तो यही एक बेसिक सा पॉइंट है। अब इसी को समाप्त कर देती हूँ कि हमने पढ़ा क्या है। सेमेस्टर सिस्टम क्या होता है कि आप लोगों का 6 महीने में एग्जाम कंडक्ट करा जाता है। साल के अंदर 2 पीरियड के अंदर 6 महीने के गैप के अंदर आप लोगों के 2 बार पेपर होते हैं। इसको हम लोग हाफ ईयरली एग्जामिनेशन भी कहते हैं। इसी के साथ साथ इसके एडवांटेजेस देखें तो एडवांटेजेस का यहाँ पर मतलब क्या है, एडवांटेजेस का मतलब है कि यहाँ पर आप लोगों का सपोज देखो अप्रैल में हो रहा है तो आप लोगों का हो जाता है तो 6 महीने के गैप में लिया जाता है। तो अगर बच्चा यहाँ पर 6 महीने के गैप में उसको याद रहेगा कि पेपर अब देना है तो बच्चे के अंदर एक रेगुलर हैबिट्स बनी होती हैं। ये स्टूडेंट्स के ऊपर से लोड को कम कराता है, बाहर को कम कराता है। स्टूडेंट्स अपनी स्टडी के अंदर बिजी रहते हैं, उनको प्रोजेक्ट वर्क, असाइनमेंट्स, टेस्ट दिए जाते हैं रेगुलरली। बच्चों का अगर डेली कंटिन्यू स्टडी करता रहेगा तो बच्चों की परफॉर्मेंस के अंदर इम्प्रूवमेंट, बढ़ोतरी देखी जाएगी। बच्चा यहाँ पे कॉन्टिन्यूस लर्न कर रहा होता है, लगातार उसका मूल्यांकन चल रहा होता है क्योंकि बच्चा कुछ ना कुछ नया सीख रहा है अपनी क्लास के अंदर। स्टूडेंट्स यहाँ पर हर समय अपनी स्टडी के साथ अटैच रहती हैं, आकर्षित रहते हैं और स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, उनके फ्यूचर करियर के लिए काफ़ी अच्छा है कि जब अगर वो कनेक्टेड फील करेंगे अपनी स्टडीज़ के साथ तो वो एक अपना इंटरेस्ट को खोज रहे हैं, अपनी रुचि पहचान लेंगे कि भाई उनकी रुचि किस सब्जेक्ट के अंदर है। अब जहां पर लाभ होंगे तो वहां पर हानि तो आप लोगों की देखी जाएगी। तो ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, समय कम होने की वजह से स्टूडेंट्स बहुत से चैप्टर्स को नहीं समझ पाते हैं। जैसा कि आप लोगों का देखिए जो आप लोग पढ़ रहे हैं, जुलाई में आप लोगों का एडमिशन होता है तो वो एक एडमिशन आपका अगस्त तक चलता है लास्ट, फिर सितंबर अक्टूबर के अंदर आप लोगों का पेपर ले लिया जाता है। तो इतने सारे चैप्टर्स आप लोग 1 से 2 महीने में कैसे कंप्लीट कर पाओगे। तो बच्चे समय की कमी होने के कारण बच्चे बहुत से चैप्टर्स को समझ नहीं पाते हैं। बच्चों को इसी के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी नहीं दी जाती हैं क्योंकि टीचर्स के ऊपर ऑलरेडी बर्डन होता है। तो यहाँ पे समय की कमी होने के कारण बच्चों को अलग से क्लासेस भी नहीं दी जाती हैं। ये बच्चों के ऊपर से सिर्फ प्रेशर, स्ट्रेस को क्रिएट करता है। हमें इतना कुछ पढ़ना है पर हमें आता कुछ नहीं है, तो जितना हम लोग सोचेंगे उतना स्ट्रेस लेवल हमारा बढ़ता चला जाएगा। बच्चों से कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ या कल्चरल एक्टिविटीज़ कंडक्ट नहीं करा पाती हैं टीचर क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने सिलेबस कंप्लीट करने पर फोकस होता है। बच्चों का को करिकुलर एक्टिविटीज़ मींस सह शैक्षिक गतिविधियों के अंदर भागीदारी नहीं होती है, ठीक है, भागीदारी नहीं होती है क्योंकि वो नहीं पढ़ पाते हैं अपने सिलेबस की वजह से। और क्यों नहीं होती है भागीदारी, क्योंकि प्रेशर इतना होता है, तनाव इतना होता है और बर्डन ज़्यादा होता है सिलेबस का बच्चों के ऊपर। अब बच्चा यहाँ पे पेपर दे देगा जैसे तैसे, बट टीचर जो है उसको यहाँ पे ध्यान देना होता है। इतने सारे बच्चे हैं तो 150 सपोज स्टूडेंट्स हैं तो उनको वहाँ पे गलतियाँ हो जाती हैं तो उसको रीवैल्यूएशन टीचर को करना पड़ता है। बताइए क्या आपको ये पॉइंट क्लियर है। आज हमने जो किया है सेमेस्टर सिस्टम जो है ये हमारा पूरा हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक मैं आप लोगों को जो कराऊंगी, नेक्स्ट टॉपिक का मतलब है आप लोगों का ग्रेडिंग सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। क्या करेंगे, ग्रेडिंग सिस्टम। आई होप कि आप लोग को ये वाला जो क्लास है वो क्लियर हो गया होगा। एक एक टॉपिक को हम लोग समझते चलेंगे कि इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बने रहिए यहाँ पर। थैंक यू सो मच।